एक गांव में धनीराम नाम का सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था रमा और दूसरी पत्नी का नाम था मीना। छोटी पत्नी मीना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके काले घने बाल थे। उसकी सुंदर नीली आंखें थीं। पर बड़ी पत्नी रमा ज्यादा आकर्षक नहीं थी, इसलिए सेठ मीना को ज्यादा प्रेम करता था। रमा दिल की साफ और शालीन औरत थी। वह घर के सारे काम करती थी, लेकिन मीना पूरे दिन भर शीशे के आगे बैठी रहती और सचती रहती। एक दिन धनीराम ने अपनी छोटी पत्नी मीना को आवाज देते हुए कहा, मीना, ओ मीना, जरा यहाँ आना। परंतु तब मीना अपने बाल संवार रही थी, तो उसने सेठ की आवाज सुनकर भी जवाब नहीं दिया। जब मीना नहीं गई तो रमा सेठ के पास गई, तो सेठ ने उसे देखते ही कहा, मैंने मीना को बुलाया है, तुम क्यों आई हो यहाँ? मीना अपने बाल संवार रही थी, तो मैं आ गई। कोई काम है तो बताओ। तभी मीना भी वहाँ आ गई और आते ही रमा पर चिल्लाने लगी, मुझे आने में देर क्या हो गई? तुमने तो मेरी शिकायत करना ही शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर रही थी। मैं तो बस हाँ, वो सब मुझे पता है। चापलूस कहीं की। हाँ। उन दोनों में झगड़ा बढ़ता देख धनीराम ने रमा से कहा, अरे रमा, तुम ही रहने दो। क्या छोटी छोटी बात पर झगड़ा शुरू कर देती हो? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जब रमा पानी लेने के लिए गई तो धनीराम ने मीना से कहा, सुनो, मैं व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। 1 महीने बाद लौटूंगा। पर तुम ये बात रमा को मत बताना, क्योंकि मैं चलते समय उसका मनहूस चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पर आप मेरे लिए शहर से नई साड़ियाँ और गहने लेकर आना। उन दोनों की बातें रमा ने चुपके से सुन ली थी और सेठ की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। पर फिर भी उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति की रक्षा करना। सेठ के जाने के बाद रमा के प्रति मीना का व्यवहार और ज्यादा बिगड़ गया था और हर छोटी छोटी बात पर वे रमा पर चिल्लाने लगती। एक बार दोनों में कहा सुनी हो गई तो मीना ने रमा से कहा, तुम कुरूप हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। मीना की ऐसी बातें सुनकर रमा बहुत ज्यादा दुखी हो गई और घर छोड़कर जंगल में चली गई। जंगल में जाने पर उसने एक पेड़ देखा जिसके नीचे कचरा पड़ा था, तो रमा ने कहा, ओहो, इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है, मैं यहाँ सफाई कर देती हूँ। और रमा ने जैसे ही सफाई की तो वह पेड़ बोलने लगा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे सारे दुख इस कचरे की तरह साफ हो जाएंगे। इस पर रमा ने पेड़ को शुक्रिया कहा और आगे चली गई। आगे चलने पर उसने एक केले का पेड़ देखा जो केलों के भार की वजह से एक तरफ झुक गया था। ये पेड़ तो झुक गया है, इसे सहारे की जरूरत है। उसके बाद रमा ने एक लकड़ी लगाकर झुके पेड़ को सहारा दिया तो वह पेड़ भी बोलने लगा, जैसे तुमने मुझे भार की वजह से गिरने से बचाया है, वैसे ही तुम भी हमेशा दुखों के भार से बची रहोगी। रमा ने केले के पेड़ को भी शुक्रिया कहा और आगे चली गई। आगे चलने पर उसे एक पेड़ दिखा जो लगभग सूख चुका था। अरे, इस पेड़ को तो पानी की जरूरत है, नहीं तो ये सूख कर मर जाएगा। और रमा पास के तालाब से पानी लाकर उस पेड़ को डालती रही तो वह सूखा पेड़ अचानक से हरा भरा हो जाता है और बोलने लगता है, जिस प्रकार तुमने मुझे वापस खूबसूरत बनाया है, वैसे ही तुम हमेशा खूबसूरत रहो। जाओ पास के तालाब में डुबकी लगा कर आओ। और रमा ने पेड़ के कहने पर तालाब में डुबकी लगाई। देखते ही देखते वे किसी परी के समान खूबसूरत हो गई और उसका चेहरा भी चमकने लगा। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ही बदल गई। धन्यवाद, तुमने मेरी सहायता की।
और फिर रमा जल्दी से वापस अपने घर गई तो मीना उसे देखकर बिल्कुल चौंक ही गई। तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। आखिर तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तो रमा ने उसे सारा वाकया सुनाया तो मीना ने कहा, मैं भी वहाँ जाऊंगी और तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत जादुई चेहरा लेकर आऊंगी। हाँ। उसके बाद मीना रमा के बताए रास्ते पर जाती है तो उसे भी वही पेड़ दिखते हैं पर उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। तो एक पेड़ ने खुद मीना से कहा, मेरे आसपास बहुत कचरा पड़ा है, तुम थोड़ा साफ कर दो। तो इस पर मीना ने कहा, मैं यहाँ कोई सफाई करने नहीं आई हूँ, तुम बस मुझे उस तालाब का पता बता दो जो जादुई चेहरा देता है। और इस तरह मीना सभी पेड़ों को उनके काम के लिए मना करती गई और तालाब का पता पूछती गई और फिर अंत में वह तालाब तक पहुंच ही जाती है। तो वह झट से उसमें डुबकी लगाती है तो वह खूबसूरत होने की बजाय कुरूप हो जाती है। ये देख मीना चिल्लाने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो पेड़ों ने जवाब दिया, ये तालाब वैसा ही चेहरा देता है जैसा तुम्हारा मन है। तुम एक बुरे और घमंडी मन की इंसान हो। तुमने हमेशा अपने रूप पर घमंड किया है और रमा के साथ बुरा बर्ताव किया है, इसलिए तुम्हें ये मिला क्योंकि तुम इसी की हकदार हो। इनके बाद मीना अपने किए पर बहुत दुखी हुई, परंतु रमा सेठ के पास रहती और मीना अपने किए पर रोती रहती। एक दिन डिटेक्टिव अजय और असिस्टेंट मीरा मार्केट से लौट रहे थे कि तभी मीरा लोगों को खांसते देख कहती है कि ये अचानक लोगों को क्या हो गया, खांस क्यों रहे हैं? मीरा, ये शहर है, यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम, धुआं ज्यादा है, तो लोग खांसेंगे ही ना। हाँ, वो तो है। और हाँ, हमें अभी केक लेकर जाना है, शीतल का बर्थडे है आज। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मुझे अभी देर हो रही है, इसलिए तुम केक ले आओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। अजय अपने ऑफिस पहुंचकर टीवी ऑन करता है। शहर में लोग अचानक ही बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारी की वजह क्या है और क्या इलाज किया जा सकता है। अगर कुछ घंटे ऐसे ही चलता रहा तो शहर में अलर्ट जारी किया जा सकता है। तभी अजय को सीएम ऑफिस से कॉल आता है। डिटेक्टिव अजय, शहर में लोग बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि शहर पर बायोकेमिकल अटैक हुआ है। हमें 2 दिन पहले हमले की धमकी मिली थी। इस अटैक की वजह से ज्यादातर बड़े वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं, बहुत कम बच्चे ही इसके शिकार हुए हैं। अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अजय तुम जल्दी पता करो अजय कि ये बायो अटैक कैसे हुआ है और लोगों के बीमार होने की वजह क्या है, ताकि इसका इलाज ढूंढा जा सके। और फिर फोन कट हो जाता है। तभी मीरा भी केक लेकर आ जाती है। फिर सब लोग मिलकर जूनियर असिस्टेंट शीतल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद वे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने ही वाले होते हैं, पर अचानक ही मीरा और शीतल की भी तबीयत खराब होने लगती है। तुम दोनों ने अभी अभी ऐसा क्या किया है जिससे इन्फेक्शन तुम तक पहुंच सकता है? हम दोनों ने अभी केक खाया है और ऑफिस आते वक्त मैंने कॉफी पी थी। केक कॉमन है, तुम दोनों ने खाया था, मतलब जरूर उस बेकरी में ही कुछ गड़बड़ है। और फिर अजय और मीरा बेकरी शॉप जाते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से अजय बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल जाएगा। अजय परेशान बैठा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया
और मीरा से कहता है, मीरा, तुम्हें याद है जब हम बेकरी जा रहे थे तब बीच में एक बैंक आया था। उस बैंक के एटीएम में 2 आदमी पैसे डालने के लिए गए थे और उन्होंने प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क पहना हुआ था। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है और एटीएम में पैसे डालने के लिए प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क की क्या जरूरत। और चीफ ने भी कहा था कि ज्यादातर वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि बायोकेमिकल इन्फेक्शन नोट से फैलाया जा रहा है। और इससे पहले तुम्हारे बीच कॉमन चीज केक नहीं, नोट थी, क्योंकि तुम केक खरीदने गई थी और शीतल ने कॉफी पी थी। मतलब दोनों ने ही पैसे का एक्सचेंज किया था। इसलिए मीरा, तुम जल्दी से पुलिस बैकअप बुलाओ। अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। कुछ देर में ही पुलिस आती है और बैंक के लोगों को पकड़ लेती है जो इस बायोकेमिकल अटैक में शामिल थे, और उनसे पूछताछ कर जल्द ही इस अटैक के मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया। काशीपुर गांव में चुड़ैल बहनों का कहर फैला हुआ था। जो भी अपने दांत साफ करता, चुड़ैलें उसे उठा कर ले जाती। एक दिन राजू जब सोकर उठता है तो उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा होता है। राजू ब्रश कर लेता है। उसी समय राजू का दोस्त मोहन राजू के घर आता है। अरे राजू, तूने ये क्या किया? अब आज रात में चुड़ैल तुझे उठा कर ले जाएगी। राजू डर जाता है और जाकर अपना दरवाजा और खिड़की बंद करके रजाई के अंदर सो जाता है। लेकिन रात में दोनों चुड़ैल बहनें छत पर खपरैल हटाकर राजू के घर में घुस जाती हैं और राजू को उठाकर ले जाती हैं। राजू की माँ चिल्लाती रह जाती है, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, चुड़ैल उसे ले जा रही है, कोई तो उसे बचाओ। लेकिन डर के मारे कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अगले दिन गांव के लोग, जिनमें राजू की मम्मी, राम सिंह, मोहन और छुट्टन शामिल होते हैं, लोटा बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। गांव के किसी आदमी में एक चिप लगा दो। वह आदमी दांत साफ करेगा और चुड़ैल उसे उठा कर ले जाएगी। फिर मोहन अपने टैबलेट से चिप को ट्रैक कर लेगा। इस तरह तुम लोगों को चुड़ैलों का ठिकाना पता लग जाएगा। लेकिन चिप लगवाने को कौन तैयार होगा? मेरे अंदर चिप लगाई जाए। वैसे भी मेरा राजू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। राजू की माँ ब्रश करती है और चिप को अपनी साड़ी में लगाकर सो जाती है। चुड़ैलें आती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत मोटा शिकार मिला है। और चुड़ैलें राजू की माँ को उठाकर ले जाती हैं। अगले दिन मोहन टैबलेट से राम सिंह और छुट्टन को चुड़ैलों की लोकेशन बताता है। चुड़ैल लोगों को लेकर जंगल की ओर जाती है। रात होने पर राम सिंह, छुट्टन और मोहन चुड़ैलों का ठिकाना ढूंढने जाते हैं। वे गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिसमें से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आ रही होती है। दोनों लोग गुफा के अंदर जाते हैं। वे देखते हैं कि चुड़ैलों ने लोगों को रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। आओ आओ राम सिंह, मोहन और छुट्टन, हम इन्हें खाने वाले थे, अब तुम्हें भी खाएंगे। हम तुम दोनों से डरते नहीं हैं। जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो, वरना मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगा और तुम दोनों नष्ट हो जाओगी। नहीं, ऐसा मत करना, हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। बहुत साल पहले काशीपुर गांव की स्कूल में एक कलुआ मास्टर था। वह रोजाना स्कूल के बच्चों के दांत चेक करता था। अगर किसी के दांत पीले मिलते तो उसकी बहुत पिटाई करता। एक बार हम दोनों बहनें बिना ब्रश किए स्कूल पहुंच गए।
कलुआ मास्टर ने हमारी बहुत पिटाई की और हम दोनों मर गए। इसलिए हम काशीपुर के गांव वालों से बदला लेते हैं और उन्हें अपने दांत साफ नहीं करने देते। तुम दोनों के साथ गलत हुआ। मैं गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जैसा हमारे साथ हुआ वैसा और किसी के साथ ना हो। फिर चुड़ैलें सभी गांव वालों को छोड़ देती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं।